everyone, welcome back to the channel. Let's study together. और आज हम करने वाले हैं एग्जाम के PYQs फॉर सेट 1 एंड दिस इज द सेट 2। तो ऑलरेडी सेट 1 अपलोडेड है चैनल पे, तो जिसने वो नहीं देखा है प्लीज वो देख कर आ जाओ। वैसे इसमें भी मैं आपको सारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो मैं चाहूंगी कि मैं आपको हर सेट में रिवाइज कराती जाऊँ ताकि आपका भी रिविजन हो जाए एंड मेरा भी रिविजन हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। So the question number 1 says, a florist prepares bouquet for customers each day. For each bouquet, there is a chance, 30% chance that it will include a specific rare flower. Find the probability that at most one bouquet out of 5 will include this rare flower. अच्छा, मतलब at most ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा बुके हो जिसमें वो रेयर फ्लावर हमें मिले, टोटल 5 बुके में से। ठीक है, एंटर द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हमारा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि इसकी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी जो हम फाइंड करते हैं किसी भी सक्सेसेस की एन ट्रायल्स में, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, वो हम करते हैं एन सक्सेसेस मान लेते हैं और आई हम मान लेते हैं कि एन हम नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लेते हैं और आई सक्सेसेस मान लेते हैं इनटू पी रेज टू द पावर ऑफ आई इनटू 1 माइनस पी रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस आई। तो इससे हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो चलो करते हैं। ओके, सो इधर जो हमारा n है वो 5 है। क्यों 5 है? आउट ऑफ 5 बुकेट्स बोला तो n 5 है हमारा। ठीक है, अब 30% चांस है कि वो इंक्लूड करेगा रेयर फ्लावर, तो रेयर फ्लावर का प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.3। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि एटमोस्ट बोला है तो मतलब कम से कम एक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? एक से कम या एक, मतलब जीरो हो सकती है या तो हो ही ना, और अगर हो तो सिर्फ एक में हो। तो ये कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें दो ही केसेस बन रहे हैं। या तो 1 आ सकता है कि एक में बुके में हमारा फ्लावर हो रेयर फ्लावर, या एक भी बुके में ना हो, एटमोस्ट बोला है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, चलो छोड़ो। सो वील शिफ्ट इट अपवर्ड्स। तो लेट्स डू फर्स्ट वील फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये कैसा आएगी? अब हमारा x यहाँ पे 0 हो गया है, तो n ट्रायल्स 5 ट्रायल्स में से 0। ठीक है, 5 चूज 0 एंड इधर हो जाएगा हमारा p कितना है? p है 0.3 रेज टू द पावर ऑफ व्हाट, 5 माइनस 0 5 आई होता ना, तो आई तो 0 हो गया, तो ये तो हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। तो बच्चा हमारे पास है, अब देखो ये तो रेयर फ्लावर्स की प्रोबेबिलिटी है। अब रेयर फ्लावर्स नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होती है, तो 1 माइनस पी आ जाएगी हमारे पास 0.3 माइनस 0 पॉइंट, इसको 30 मान लो या तो फिर हाँ इट्स और 0.30 मान लो और इसको मान लेते हैं, फिर हमारा आ जाएगा 0.70। तो डायरेक्ट हम 0.70 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 5 होता है, तो 0.70 की पावर 5 कर दो तो विल गेट इट एज 0.16807। ठीक है, ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी कि एक भी फ्लावर उसमें रेयर फ्लावर हो ही ना। अब प्रोबेबिलिटी की कम से कम, मतलब एक रेड फ्लावर हो उसमें रेयर फ्लावर हो, तो 5 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा 0.3 रेज टू द पावर ऑफ 1, इधर हो जाएगा 0.70 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो 5 चूज 1 करना है। और पिछली बार मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि 5 चूज 1 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 0.3 इंटू 0.360 यार, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग टुडे, आई एम सो सॉरी। 36015, तो ये हमारे पास में दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो अब हमें मेजर प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी? एट मोस्ट 1 रेयर फ्लावर। तो इसको ऐड कर दो दोनों को, तो 0.16807 प्लस 0.36015, इट विल गिव मी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे बतानी ना, तो 6 और 6 12 कर दो, 367 0.72 एंड 0.72 इज आवर आंसर। गड़बड़ करिए क्या कुछ? 6 6 12 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा नॉट 7, आई एम सो सॉरी। ये गड़बड़ हो रही है आज, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम सॉरी। तो 0.52 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये देख लो, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल मैंने आपको कहा था इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अभी एक्सपोनेंशियल का भी आएगा। ये दोनों टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज पर्सन ए मेक्स एक्यूरेट प्रेडिक्शंस अबाउट द वेदर विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/7। अच्छा, ठीक है, and person B makes accurate predictions with a probability of 2/3. Okay, if you ask both of them their predictions about tomorrow's weather, what is the probability that their predictions will contradictory? मतलब contradictory मतलब कि दोनों का अलग अलग हो और contradict करे, मतलब एक का सही होगा और एक का गलत होगा। ठीक है, दोनों का सेम टू सेम नहीं होगा। ओके, तो ये हमें निकालना है। अच्छा, तो पहले हम सब चीजें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दी गई है।
तो ये हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी एक प्रेडिक्शन बना रहा है, प्रोबेबिलिटी जो बी प्रेडिक्शन बना रहा है। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि हम जो प्रोबेबिलिटी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी बताने, मतलब एक का सही होगा एक का गलत होगा, ऐसा टोल्ड यू। ठीक है, तो क्या होगा ना, हम निकाल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट्स नॉट वर्किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेकिंग द प्रिडिक्शन रॉन्ग, तो ए की हम इनकरेक्ट प्रिडिक्शन ले लेते हैं। अब इनकरेक्ट कैसे लेंगे, ये तो करेक्ट वाली है 4/7, तो इनकरेक्ट इज नथिंग बट 1 माइनस 4/7, दैट इज नथिंग बट 3/7। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इनकरेक्ट, कि वो बी इनकरेक्ट प्रिडिक्शन बना रहा है हमारा, तो ये हो जाएगी हमारी 1 माइनस 3/7, 7 माइनस 3 इज 4, तो 4/7 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेकिंग द प्रिडिक्शंस करेक्ट इनटू, अब ए जब करेक्ट होगा तो बी इनकरेक्ट होगा, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेकिंग द इनकरेक्ट प्रिडिक्शन इन द सेम वे, या तो अगर बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट, बी सी लिख रही मतलब बी करेक्ट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनकरेक्ट, ए आई लिख रही मतलब ए इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास से आंसर डाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इज ए करेक्ट की कितनी है 4/7 है, 4/7 इनटू बी इनकरेक्ट की कितनी है 4/7 है। ठीक है, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे बी मेकिंग द एक्यूरेट प्रिडिक्शन इज 2/7 नॉट 3/7, एंड इट इज नॉट 7 ऑल्सो, इट इज 3, जस्ट वेट, ये सारी लिखते लिखते गड़बड़ हो जाती है आज, थोड़ा सा ये पेन वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। तो ये देखो यहाँ पे चेंज आएगा, मतलब 2/3 करना है तो 3/2, तो ये आएगा 1/3 आएगा, है ना, या ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन, अब सही है। सो यहाँ पे थोड़ा रब कर देती हूँ मैं ऐसे, इसको रब कर दो, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बट आई एम सो सॉरी। ओके, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 4/7 इंटू 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेक्ट, बी करेक्ट की कितनी है हमारे पास में 1/2/3 है, 2/3 इंटू 3/7। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 4/21 प्लस 6/21, 6 4 10 होता है, 10/21 कर दो, और 10/21 जब करोगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे बताना है, तो आंसर आएगा हमारा 0.47। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना था और कुछ नहीं लगाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 10 red marbles, 8 blue marbles, 12 green marbles. If one marble is drawn at random, what is the probability that it is either green or red? या तो ग्रीन हो या रेड हो, तो ग्रीन और रेड टोटल मिला के कितनी है, देखो ग्रीन 12 है और रेड 10 है, तो ये टोटल रेड और ग्रीन 22 आ गई, और टोटल कितनी है हमारे पास में मार्बल 10 और 12 22, 22 और 8 करेंगे जब हम, तो हमारे पास में आएगा 30, 30 आएगा, तो 30 कर दो अपॉन में, बस आंसर आ गया। 2 डेसिमल प्लेसेस में बताना है, तो 3 और 3 से कट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, तो इट विल बी 0.76 आंसर आएगा। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर, सिंपल था ये तो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 42 ways to fill a position of captain and vice captain from a team of n members, what is the value of n? अच्छा, मतलब 42 ways है पोजीशन फिल करने की कैप्टन और वाइस कैप्टन की। ठीक है, तो क्या वैल्यू क्या होगी एन मेंबर्स में से, अब हमें नहीं पता एन मेंबर्स कितने हैं, तो वो एन मेंबर्स निकालें, तो इसमें हम परमुटेशन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एन पी आर वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब आर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आर हमारा यहाँ पे हो गया 2, 2 कैसे होगा, क्योंकि हमें 2 पोजीशन फिल करनी है, एक तो कैप्टन की और एक वाइस कैप्टन की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2। ठीक है, तो 2 से कर लो, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, एक माइनस ही होता है, तो एन इंटू एन माइनस वन, ऐसे माइनस ही करते रहते हैं, एन माइनस माइनस वन आएगा तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, तो एन माइनस टू फैक्टोरियल पे रोक दो, अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल है ये हमारे पास में, इज इक्वल टू 42, तो ये एन माइनस टू कैंसिल हो गया, तो एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 42, एन स्क्वायर को प्लस में ही रहने देते, तो एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम तो हमारे पास, प्रोडक्ट तो हमारे पास में -42 आया, बट सम हमारे पास में -1 आए। ठीक है, तो 7 6 42 होता है। ठीक है, और 7 माइनस 6 भी हमारे पास में 1 ही आएगा, तो 7 को प्लस में ले लो, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 इज इक्वल्स टू, अब देखो n कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 7
प्लस यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा n माइनस 7। तो हमारे यहाँ पे पास दो वैल्यू आएगी, n आएगी हमारे पास एक तो 7 और n आएगी एक तो हमारे पास में 6। तो n हमारे पास में -6 तो मेंबर्स हो नहीं सकते टीम में, पॉजिटिव मेंबर्स ही हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो n हमारा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question says that the mean and sample variance of the data set 1, 6 this and this are 7 and 53 respectively, then find the values of x1 minus x2। अच्छा, तो देखो हमें मीन बताया हुआ है, मीन हमें क्या दिया गया है, मीन दिया गया है 7, और जो हमारा सैम्पल वेरिएंस होता है दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर दैट इज 53/3। अब सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो मीन का क्या होता है, समेशन ऑफ आई 1 फ्रॉम 1 टू n एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n होता है, और हमारा सैम्पल वेरिएंस जो होता है वो होता है समेशन ऑफ आई 1 से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, और यही अगर पॉपुलेशन आ जाता पॉपुलेशन वेरिएंस तो उसमें हम नहीं लेते, बट जब सैम्पल वेरिएंस आता है तो हम इसे रोक देते हैं। ठीक है, तो देखो 7 ऑब्जर्वेशंस का तो ये ऐड कर दो, तो 1 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 4 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, 1 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई, 7 इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 7 7 49 इज इक्वल टू दिस 1 प्लस 6 और इसको ऐड कर दो 14 और 10 24 24 और 28 28 प्लस 7 28 प्लस 7 5 एंड 1 35 हो गया। 35 प्लस x आएगा हमारे पास में 35 प्लस हाँ x1 प्लस x2। ठीक है, 49 माइनस 35 करेंगे तो हमारे पास में आएगा 14 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, और इन द सेम वे जब इसमें हम फॉर्मूला में सब चीजें पुट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो यहाँ से भी आपको x1 और x2 की कोई वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो x1 स्क्वायर और ऐसे कुछ मिलेगी, मैं कर ही देती हूँ यार, होमवर्क क्या ही देना, कोई करता तो है नहीं, मैं ही सॉल्व कर लेती हूँ, मेरी प्रैक्टिस होगी। तो एक्स आई हमारा क्या है 1, और x हमें पता है x बार कितना है हमारा, x बार हमें नहीं पता है 7 है, हाँ तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 का स्क्वायर। इन द सेम वे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर चलता रहेगा, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा वो आएगा, जो फाइनल आंसर है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, या तो हम x1 की वैल्यू इसमें से उठा लेते हैं कि x1 इज वो 14 माइनस x2, और यहाँ हाँ ऐसे कर सकते हैं, तो x1 की वैल्यू इधर से उठा लो 14 माइनस x2 एंड उससे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो मैं इरेज कर दूँ इसको ऊपर वाले को, एक सेकेंड। तो ये मैं एक बार पूरा इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो करते हैं। तो देखो 14 की मैंने 14 हमारा था x1 प्लस x2 था। ठीक है, तो मैंने 14 को क्या लिखा, x1 को क्या लिख दिया मैंने, x1 को लिख दिया 14 माइनस ऑफ x2। तो मैंने x1 की वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट में ले ली, किस में ले ली, x1 स्क्वायर में प्लस x2 स्क्वायर में इज इक्वल टू 100 वाले में। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 14 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 196 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 40 28 होता है ना, 14 टू ज़ा x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो दो x2 हो गए, तो ये हो जाएगा 2 हमारा x2 का स्क्वायर, और ये इसको माइनस कर देंगे 196 को 196 को वहाँ पे भेज दो माइनस 28 ऑफ x2, और ये जब वापस इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 96, क्योंकि इधर माइनस का आंसर आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको 2, इसमें सारा में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x2 का स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x2 प्लस 4 96 है ना, 4 जा 8 होता है, 1 9 जा 49 बचेगा हमारे पास में। ठीक है, 48 बचेगा, 9 नहीं 48, 16 है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2 इधर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन बची वो बची x2 का स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x2 प्लस ऑफ 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो हमारा दो नंबर जाने चाहिए उनका सम तो 14 हो माइनस 14 हो प्लस प्रोडक्ट 48 हो। अब देखो 8 6 14 होता है, 8 6 48 होता है, तो ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस माइनस दोनों का ही माइनस लेना पड़ेगा तभी यहाँ प्लस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 8 ऑफ x2 माइनस 6 ऑफ x2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो x2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, सो x2 कॉमन लेंगे तो x2 माइनस 8 माइनस 6
x2 माइनस 8। अब बोलोगे 8 कैसे, ये माइनस हमने बाहर लिया है तो मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस ही रहेगा। तो x2 की हमारी जो वैल्यू आई वो आई है 8 और 6। अब x2 की दो वैल्यू आएगी तो x1 की भी दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। और दोनों वैल्यूज ले लो। x1 क्या है 14 माइनस x2 है, तो जो हमारा x1 में जब हम डालेंगे x2 की वैल्यू जब 8 डालेंगे तो 14 माइनस 8 इज 6 एंड जब 6 डालेंगे तो हमारा 14 माइनस 6 इज 8। तो ये x1 की भी वैल्यू यही आएगी, बट इसमें मॉड है, ठीक है। तो मॉड है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो x1 चलो हमने मान लिया इट इज 6 एंड हमने मान लिया 8, ठीक है। मॉड करेंगे तो 8 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, बट मॉड में ये आंसर 2 ही देगा। इन द सेम वे 6 माइनस 8 करो वो भी आंसर 2 ही देगा, तो हमारा 2 आंसर, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। So the next question says the probability mass function of a discrete random variable x is given by this. Find the value of expected value of x square minus 1. अच्छा, पहले हम expected value of x square निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत इजी इजी होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं, ठीक है। मार्क्स इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर अपॉन इंटू 1/4 और 9 स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये देखो 1/4 प्लस 9/2/25/4 हो गया। तीनों का एलसीएम 4 आएगा तो ये 1 2 2 सा 2 9 सा 18 प्लस 25 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा ना 5 8 13 13 और 1 14 2 3 3 44/4, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारे पास में आई है वो यहाँ पे लिख दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब -1 करना है इसमें से, तो जस्ट इसमें से -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो -1 करेंगे, 11 माइनस 1 क्या आएगा 10 आएगा, तो 10 इज आवर आंसर। So the next question says let R be a sample correlation coefficient for the data pairs x1, y1 for all I 1 से n. Then find the sample correlation coefficient for the data pairs A plus bx1, C plus dy1 for all I 1 से n provided that A, B and D have the same sign. ठीक है, तो जब सैम्पल कोरिलेशन की बात जब हम करते हैं तो दोनों में अगर सेम साइन होता है ना, तो दोनों की जो वैल्यू होती है डेटा पेयर्स की वो भी सेम ही होती है, ठीक है। तो अगर इसका आर, इसका सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इसका अगर आर है तो इन द सेम वे इसका भी सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आर ही होगा। क्यों होगा अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब सेम साइन होता है तो हमारा जो सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। बट इन द केस जब साइन उसका, अब इसने ये इन्फॉर्मेशन क्यों देनी थी, ये नहीं भी देता तो बैठ के निकालते रहते, बट इसने इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि हम 1 मिनट में ये क्वेश्चन कर ले। और जिसको ये याद रह गया कि साइन सेम रहता है तो सैंपल कोरिलेशन वैल्यू की वैल्यू चेंज नहीं होती किसी भी डेटा पेयर्स के लिए, भले ही आप दो अलग अलग डेटा पेयर्स क्यों ना लेकर आ जाओ वो सेम ही रहेगी। बट जब बात करते हैं कि जब इनके साइन दोनों के डिफरेंट होते हैं तब सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे इसने हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देकर कि बी और डी के पास सेम साइन है, तो उससे हमें पता लग गया कि दोनों का सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट सेम होगा और इसका आंसर बन जाएगा आर। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया गया था। So the next question says if x is normal distribution where for mu and sigma square where mu is 80 and sigma is 10 then probability of x greater than 80 is equal to what? Okay, तो अगर हमें probability of x greater than equal to 80, अब मैं आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होती है। पहले तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो भी पॉइंट्स हमने सेट 1 में याद रखे ना वो अब वापस मैं आपको रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हर सेट में आपकी ये चीजें मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया, ठीक है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हो गया और एक हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल। ये तीन के क्वेश्चन तो आप एग्जाम में मान के चलो कि इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इनके सारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इनका क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इनका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस दोनों सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देख लेते हैं हमारे नॉर्मल वेरिएबल का। तो वो कुछ नहीं होता, इट्स 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा into e raised to the power of minus x minus mu का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू होता है और जो हमारी x की वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी बिटवीन लाई करनी चाहिए। अब जब मैंने आपको सेट 1 में एक क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का वो सिमेट्रिक होता है अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू के, ठीक है। तो जो हमारा म्यू है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो अगर वो सिमेट्रिक है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू म्यू इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एंड दैट्स नथिंग बट इट्स 1/2। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है फॉर अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड दैट्स नथिंग बट इट्स 1/2 और यू कैन से इट्स 0.5, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। अब हमें जब वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 80, तो उसमें सबसे पहले हमें जो x को है ना हमें जी स्कोर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बोले कि जी स्कोर में कैसे कन्वर्ट करें, तो जी स्कोर का हमारा जो फॉर्मूला होता है इट्स नथिंग बट जी स्कोर में अगर कन्वर्ट करना है तो z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन
सिग्मा। ठीक है, तो इसमें सब हमारी वैल्यूज पड़ी। अब हमें ग्रेटर देन 80 के लिए फाइंड करना है, तो हम x को हम 80 की तरह ट्रीट करेंगे। म्यू हमारा क्या है, म्यू भी हमारा 80 है, म्यू 80 है, एंड हमें पता है सिग्मा हमारा 10 है, तो इट्स नथिंग बट 0। तो हमारा जो जी स्कोर आया है, मतलब probability of x greater than 80 is equals to the probability of x greater than 0 is nothing but 0.5। अब बोलोगी 0.5, मैं इसी रिलेशन से सेम टू सेम ये लेकर आई हूँ। ठीक है, मैं इसी रिलेशन में लगाकर और ये लेकर आई हूँ कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 80 है वो सेम है कि जो प्रोबेबिलिटी हमारा जो z स्कोर आया है वो 0 आया है, एंड इसको मैं सेम टू सेम ऐसे लिख सकती हूँ, एंड दैट्स नथिंग बट 0.5। ठीक है, तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन रूल वाला जो पार्ट था इस वीक नंबर 12 लेक्चर में, ठीक है, उसमें पढ़ा था स्टैंडर्डाइजिंग टू फाइंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज। तो अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो प्लीज आप जाकर प्रोफेसर की लेक्चर देख लेना। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमारा 0 आया है, तो 0 में बस नथिंग बट x इज ग्रेटर देन 0, एंड दैट्स नथिंग बट ये सिमेट्रिक होता है हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू की, तो इट विल बी 1/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। So the next question is, which of the following statement is or are true about the cumulative distribution function? अच्छा, हमें बताना है cumulative distribution function के लिए कौन से options true है। अब cumulative distribution function क्या होता है? तो cumulative distribution function हमारा probability find करता है different points पे। किसी भी point पे हम इसकी probability निकाल सकते हैं, तो वो हमारा किसकी help से निकाल सकते हैं? तो वो हमारे cumulative distribution function की help से हम different points पे probability निकाल सकते हैं। बट जब हम different points पे निकाल देना, तो जो इसका ग्राफ बनता है ना, वो भी एक step function का ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका भी ग्राफ एकदम ऐसे स्टेप फंक्शन के ग्राफ जैसा ही बनता है। तो हम इसे कह देते हैं कि एक तरह का स्टेप फंक्शन है, और जो ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होती है फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक है, कोई भी रैंडम वेरिएबल के लिए जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होती है ना, तो वो हमारी या तो छोटी होती है या उसकी इक्वल होती है। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, हमेशा इंक्रीज ही करेगा क्योंकि एक स्टेप फंक्शन है, तो स्टेप हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं ना कि नीचे की तरफ आते हैं। तो स्टेप हमेशा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो इंक्रीज ही हो रहा है, और या तो कांस्टेंट भी हो सकता है कि एक स्टेप पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लाइज बिटवीन -1 से 1, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है वो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एंड ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लाई करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, बिल्कुल सही है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी एक रैंडम वेरिएबल की कि वो कोई भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू ले रहा है, तो वो स्पेसिफाइड वैल्यू वही लेगा जो स्पेसिफाइड हमने वैल्यू करी हुई है, या तो वो जो हमारी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू या तो वो उससे छोटी हो या उससे इक्वल हो। ठीक है, जो स्पेसिफाइड वैल्यू करी हुई है ना, तो जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं वो या तो उससे कम हो या उसकी इक्वल हो, तभी वो हम उसकी प्रोबेबिलिटी हमें वो दे देता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कम्युलेटिव फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ये वो डिफाइंड होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी। इसका एग्जांपल जो अभी हमने पढ़ा था वो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप का हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, इसके लिए हमारा CDF डिफाइंड होता है, इसका जो CDF होता है दैट इज नथिंग बट इफ ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज्ड टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा a, इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे निकलता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको पता चल गया इसमें पूरा। मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो मैंने सारी दे दी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी एक रैंडम वेरिएबल की हमें फाइंड अगर करनी होगी, ठीक है, तो जैसे मानो हमारा रैंडम वेरिएबल कोई भी हो, तो हमें हमारी जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी ना, वो जो भी रैंडम वेरिएबल होगा वो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा जो स्पेसिफाइड वैल्यू हमें करी दी है। और जो हमारा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा, एंड वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी बिल्कुल डिफाइंड है, और ये हमेशा इंक्रीज करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू या तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल्स में मिलेगी या आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So the next question says, which of the following option is or are correct? Correct option बताने हैं। NPR is equals to NCR by R factorial, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। जो हमारे NPR होता है that is nothing but R factorial into NCR, और ये ऐसा फॉर्मूला यूज करके हमने एक क्वेश्चन भी किया था क्विज 2 के लिए, तो ये फॉर्मूलाज बिल्कुल भी भूलना मत, और इनसे भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके आएंगे, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सेज, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन NCR is nothing but NCN minus R, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, तो वो इसके इक्वल होता है, एंड ये करेक्ट है। मैं आपको एकदम डीप में जाकर नहीं बताऊंगी क्यों होता है, कैसे कैसे इसका रिजल्ट निकलता है, अब इतना टाइम नहीं है जानने का। ठीक है, सीधा ये याद रखो कि जो हमारा एनसीआर होता है वो इक्वल होता है NCN माइनस आर के। ठीक है, नेक्स्ट, परमुटेशन डज नॉट कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हाइल द कॉम्बिनेशन डज, ये तो उल्टा ही बोल दिया। परमुटेशन हमारा ऑर्डर कंसीडर करता है, whereas कॉम्बिनेशन डज नॉट कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन NPR अपॉन NCR इज इक्वल्स टू R फैक्टोरियल, ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। NPR अपॉन NCR इज नथिंग बट R फैक्टोरियल। Next question, which of the following option is or are correct? Okay. The number of new car registration
each month for the past 2 years is a cross sectional data. past 2 years में बता रहा है. a cross sectional data भूल मत जाना. cross sectional data is nothing but the data recorded at the same point of time, whereas time series data, हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं. एक तो टाइम सीरीज डेटा होता है, एक cross sectional डेटा होता है. तो जो टाइम सीरीज डेटा होता है ना, वो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है वो हम इंस्टेंट टाइम के लिए रिकॉर्ड करते हैं. तो ये 2 years के लिए होता है. तो ये हमारा टाइम सीरीज डेटा हो गया, ना कि क्रॉस सेक्शनल डेटा. ठीक है, तो इट इज अ टाइम सीरीज डेटा. ठीक है. Next question. The type of beverages sold in a cafe is a qualitative variable. अब qualitative और quantitative भूलना मत. Qualitative is a categorical variable, whereas a quantitative variable is a numerical variable. ठीक है. तो अब ये type of beverages, तो type of beverages मतलब उसका नेम आएगा, तो नेम ही हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल होता है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है. ठीक है. द कलर ऑफ अ कार हैज अ नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट. बिल्कुल कलर कार का नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि नॉमिनल स्केल में एक नेम लेबल्स ही होती है हमारी जो नॉमिनल स्केल होती है, एंड उसमें ऑर्डर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है. एंड कलर ऑफ कार बिल्कुल एक नेम कैटेगरीज है कि इस कलर कार का कलर ये, इस कार का कलर यही है. तो ये नेम लेबल्स ही, इसलिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में बिल्कुल आ सकता है. ठीक है. बेस्ड ऑन द सैंपल इट इज कंक्लूडेड दैट 60% ऑफ द सिटीज पॉपुलेशन विल वोट इन द अपकमिंग कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा, कि एक सैंपल पे बनाया हुआ कंक्लूजन जो पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमारा होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ना कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो ये हमारा इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ना कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो जस्ट हमें एक है ना समरी दे देता है, या तो वो एक सैंपल पे देगा या एक पॉपुलेशन पे देगा. वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि एक सैंपल पॉपुलेशन को पूरा डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. एक सैंपल या तो अपने आप को डिस्क्राइब करेगा या एक पॉपुलेशन अपने आप को डिस्क्राइब करेगा. बट वेर इन द केस ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा सैंपल है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देगा. तो इससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या सैंपल हमारा पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, या सैंपल अपने आप में या पॉपुलेशन अपने आप में ही डिस्क्राइब हो रहा है. ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन द समरी ऑफ द डेटा. ठीक है. समरी में है, और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो कंक्लूजन देता है पूरा. और कंक्लूजन भी किससे देता है? एक सैंपल पे कंक्लूजन बनाया जाता है जो पूरी पॉपुलेशन को कंक्लूड कर देता है. ठीक है. जो पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर देता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Okay, so the next chart. Okay, so the next question says a pie chart displays the distribution of favorite sports among students as follows. Okay, which of the following option is or are true? More students prefer बेसबॉल ओवर टेनिस. अच्छा, बेसबॉल कितना है भाई? बेसबॉल है हमारे 20% एंड हमारा टेनिस कितना है? टेनिस है 15%. तो मोर स्टूडेंट्स प्रेफर बेसबॉल ओवर टेनिस, ये बिल्कुल सही है. बास्केटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट. बास्केटबॉल 25% है, बट नहीं, हमारा मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज सॉकर. सॉकर का 30% है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया. सॉकर एंड टेनिस टुगेदर अकाउंट फॉर 45% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस. सॉकर एंड टेनिस, सॉकर इज 30 एंड टेनिस इज 5. ठीक है. तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन डिवाइड में मार देते हैं इसको. तो देखो 25 प्लस what it was 20 plus 30 plus 15 plus 10, it's nothing but 100. तो 100 by 30 plus 15, it's 45. 45 by 100, तो ये हमारा आ जाएगा 0.45 into 100. बिल्कुल 45% ही अकाउंट हो रहा है इसका. तो ये बिल्कुल सही है. सॉकर एंड टुगेदर टेनिस टुगेदर अकाउंट फॉर 45% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस. अदर स्पोर्ट्स आर प्रेफर्ड बाय मोर देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स. तो अदर स्पोर्ट्स आर प्रेफर्ड बाय मोर देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है. तो हमारे 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है. So the next question says, based on the above data, answer the given sub question. Suppose x follows Poisson distribution such that 3p x of 2 x is equal to 2 is equals to the 6 probability of x equal to 1. अब Poisson distribution क्या होता है? Poisson distribution हमारा इंटरवल्स में हमें आंसर करता है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी बताता है डिस्ट्रीब्यूशन की एक फिक्स इंटरवल में. ठीक है. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो हम निकालते हैं विद फॉर्मूला e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर ऑफ x अपॉन x फैक्टोरियल. ठीक है. तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x पॉइसन रेशियो के लिए जो एक्सपेक्टेशन होता है टाइम पॉइसन रेशियो का, वो होता है लैम्डा, एंड जो वेरिएंस होता है हमारा इसके लिए वो भी होता है हमारा लैम्डा. तो दोनों लैम्डा लैम्डा होता है. बट ये दोनों में आप क्या करोगे? अब लैम्डा की यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे और इसमें ही स्क्वायर करके कर लोगे. ये आंसर आपका गलत हो जाएगा. हमें वेरिएंस का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कैसे करते हैं? तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं हमारी लैम्डा की. अब बोलोगे वैल्यू कैसे निकालेंगे लैम्डा की? ये इसमें पूरा क्वेश्चन तुम्हें सामने दे दिया, ये वैल्यू दी है, तो कुछ ना सोच के दी होगी. तो 3p है, तो चलो 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कैसे आएगा? e रेज टू द पावर ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 ओनली, इज इक्वल टू 6 e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर ऑफ 1 अपॉन व्हाट 1. ठीक है. ये दोनों 1 1 हो गए. चलो तो अब कर लेते हैं हम. तो 3 e रेज टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज स्क्वायर अपॉन 2
is equals to 6 e raised to the power of minus lambda, lambda raised to the power of 1 upon 1 ही है, रहने दो उससे, तो e raised to the power of minus lambda से e raised to the power of minus lambda कट हो जाएगा, lambda से lambda कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से हम यहाँ से 2 इसको कैंसिल कर देते, तो हमारा जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 4। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो चलो अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। अब वेरिएंस का फॉर्मूला तुम कैसे यूज करोगे देखो, वी नो दैट, अगर देखो सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना होता ना तो हम उसको लैम्डा के इक्वल रख देते, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाता। बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पूछना है, तो अब ये मत करना कि आप उसको लैम्डा स्क्वायर कर दो एंड हमारा आंसर आ जाएगी, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें हम यूज करेंगे फॉर्मूला, वेरिएंस हमें पता है क्या होता है, वेरिएंस वी नो दैट variance of x is, we used to find it with the formula of expectation of x का square minus the expectation of x का whole square, इससे हम फाइंड कर देते। तो हम ये और ये यूज करेंगे, इसमें आप लैम्डा स्क्वायर करो ना तब आपका आंसर सही आता है, अगर ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे डायरेक्ट लैम्डा स्क्वायर नहीं कर देना, इधर आप डायरेक्ट लैम्डा स्क्वायर कर सकते हो क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर पूछ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ वो आपको एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें आप लैम्डा का स्क्वायर नहीं कर सकते। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने मना किया। ठीक है, तो चलो वेरिएंस हमें पता है लैम्डा के इक्वल होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स स्क्वायर आएगा वो आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है इट्स लैम्डा, लैम्डा हमारा 4 आया है और 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 प्लस 4 कर दो, तो एक्सपेक्टेशन जो एक्स स्क्वायर का आएगा वो आएगा हमारे पास में 20। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हमने इसमें लैम्डा का स्क्वायर क्यों नहीं किया एंड इसमें क्यों किया। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है एंड इट्स सिंपल ओनली, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था इसमें, जस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना था ना, आ गया हमारा आंसर। नाउ फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, हमें पता है कि वेरिएंस कितना है 4 है, तो 4 का जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 2, तो हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं इसका आंसर प्रॉपर्ली लिख देती हूँ। तो इसका हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 20 एंड इसका जो आंसर आया वो आया है 2। इसका आंसर 2 एंड इसका आंसर 20। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Okay, so next question says a parking garage charges an hourly rate and the time spent by cars in the garage follows a uniform distribution. अब uniform distribution क्या होता है, एक तरह का continuous random variable होता है, ठीक है, जिसका जो probability density function हम फाइंड करते हैं, तो वो हम फाइंड करते हैं with the formula of 1 upon b minus a for all a belonging in the interval of a and b and 0 for if it is not belonging in the इंटरवल। ठीक है, अगर कोई भी एक एग्जैक्ट टाइम पे आपसे पूछा हो तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में 0 आ जाएगा, बट उसके इंटरवल में पूछा हो कि दो इंटरवल के बीच में कितना टाइम लगेगा तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो ये आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में भी जान लिया है एंड आप अच्छे से समझ में आया होगा। सो बिटवीन 1 hour and 5 hours, ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड कार विल स्पेंड एग्जैक्टली 2 hours। अब एग्जैक्टली 2 hours पूछ रहा है, ठीक है, अब ये 1 hour and 5 hours के बीच का, ठीक है, एंड एग्जैक्टली अगर जब भी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, जो जब भी हम सिंगल पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो हमेशा 0 आएगी, ये भी मैंने आपको बोला था, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हमारी 0 हो जाएगी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड कार विल स्पेंड मोर देन 3 hours इन द गैरेज। अब मोर देन 3 hours बोला है, एग्जैक्टली 3 hours नहीं बोला है, मोर देन 3 hours बोला है। ठीक है, तो हमारा रेंज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेंज ऑफ इंटरेस्ट है इस 3 to 5 hours, हमारा 1 से 5 hours के बीच का था, बट हमारा रेंज क्या है कि वो 3 घंटे से ज्यादा जो है वो स्पेंड करेगी गैराज में, तो हमारा जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3 to 5 hours। अब लेंथ क्या है इसकी रेंज ऑफ इंटरेस्ट की, तो इसकी लेंथ है वो हमारी है 2 hours की लेंथ की, इसके बीच का 2 hours है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारी टोटल रेंज कितनी है, यहाँ पे 1 minus 5 5 minus 1 कर दो तो 4 hours की हमारे पास में टोटल रेंज ऑफ इंटरेस्ट है। टोटल रेंज हमारी जो है टाइम की वो है हमारी 4 hours। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नथिंग बट द लेंथ ऑफ range of interest upon the probability of upon the total range। ठीक है, तो टोटल रेंज हमारे पास में कितनी है 4 है एंड रेंज ऑफ इंटरेस्ट कितने पास है हमारे पास में 2 hours है, क्योंकि वो बोल रहा है विल स्पेंड मोर देन 3 hours, तो 3 से 5 hours के बीच का जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट आया हमारे पास में वो आया है 2, तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 एंड दैट्स नथिंग बट 0.5। 1 डेसिमल प्लेस पे बताना, तो 1 डेसिमल प्लेस पे इट विल बी 0.5 एंड इट्स आवर
आंसर एंड इसका एक्जैक्टली टुवर्ड्स एक जब भी सिंगल पॉइंट के लिए पूछे, आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखोगे कि कभी भी सिंगल पॉइंट के लिए पूछे, अगर वो इंटरवल्स में नहीं पूछ रहा है, अगर वो इंटरवल्स में पूछा ना कि 1 आवर एक्जैक्टली 2 आवर्स की मोर देन 2 आवर्स या मोर देन 1 आवर भी बोल देता ना, तब मैं वो फॉर्मूला लगा देती 1/b माइनस a का, ठीक है, उससे मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देती। बट इसने मुझे बोला है एक्जैक्टली 2 आवर्स, तो अब जब भी आपसे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम ओनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बात ध्यान रखना, यूं नहीं कि सब में आप 0 0 लगा के आ जाओ जब उसने एक्जैक्टली पूछा। ओनली फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू आंसर इट इन 0 इफ इट आस्क यू फॉर द एग्जैक्ट टाइमिंग्स, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पर अगर आपसे वो पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में द आंसर विल बी 0। So the next question says the probability mass function of a discrete random variable x is given by this, where the p is in the between the interval of 0 and 1/2, that is 0.5. Now let's see what are the questions. It's asking to find the variance of x in terms of p. तो हमें पता है जो variance होता है हमारे, that's nothing but expectation of x square minus the expectation of x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2p, तो 1 माइनस 2p प्लस 2 इंटू 2 4p हो जाएगा, तो 4p, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4p हो गया, तो ये 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 2p आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 2p प्लस 2p, तो ये 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास में 1 आया। तो हमारा जो वेरियंस आ जाएगा वो क्या आएगा, वेरियंस ऑफ एक्स इज 1 प्लस 2p एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया है, ओके ये आया हमारे पास में 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो आएगी एक्स वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ p दैट इज 2p, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप अपने आप फाइंड करोगे एंड कमेंट्स में मुझे आंसर बताओगे। इसमें बहुत सिंपल है, क्या करना है, 3x दिया हुआ है तो 3 से x को मल्टीप्लाई कराओ, तो 3 से इंटू 1 करोगे तो 3 माइनस 3p हो जाएगा, 6p हो जाएगा, फिर 3 2 6 तो 6p हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 ही देगा आपको, 1 देगा, क्या देगा तो वो मुझे बता देना प्लीज, ठीक है। ऐसे हो जाएगा एंड देन इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन लेस देन इक्वल टू 1, एंटर द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका देखो कैसे होगा ना, अगर प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 हो गई तो ये 1/4 हो गई, तो 1/4 जब मैं डाल दूं तो 1/4 प्लस 1 माइनस 2p, तो 1 माइनस 2 2 4 होता है हमारा, अच्छा 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। एक सेकेंड में इसको थोड़ा साफ कर दूं, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, 1/4p की वैल्यू अब दे दी गई है, तो एक्सपेक्टेशन तो हम अब इजीली प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड कर देंगे फॉर लेस देन p। कैसे होगा ये देख लो, 4 से मल्टी 1/4 है ना, तो p हमारा 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू प्लस, और ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सारा प्लस करके एंड जस्ट हमारे को आंसर देना है, तो इन सब वैल्यूज को सॉल्व करना एंड जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये नहीं देखना है जस्ट हमें प्री की वैल्यू दे दी है, तो इससे हमारे को हमको ये आंसर मिल जाएगा। एंड दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 2 आल्सो, एंड आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट के देखो 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए क्योंकि सिर्फ सॉल्विंग पार्ट था, ठीक है। मैंने आपको पूरा सॉल्व करने का पार्ट बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे सॉल्व करोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे मेल में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो भी चाहिए, डाउट्स है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है, आपको पीवाईक्यूज चाहिए दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो वो भी आप मुझे मेल में बता दो या कमेंट्स में बता दो, ठीक है। मेल में नहीं बताना है तो कमेंट्स में बता दो, कहीं तो बताओ यार, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई चीजें लेकर आऊँ। एंड विद दिस वी हैव 2 sets are completed and we'll meet again with the set number 3 and just मैं एक दिन के बाद एक दिन में मैं आपको ट्राई करूंगी, मैं आपको पोस्ट कर दूं ये पीवाईक्यूज, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों के लिए अभी ये टाइम कितना क्रूशियल है ये प्रैक्टिस करने का। एंड प्लीज मेरी बात मानना, एंड जो भी सेट्स हम कर रहे हैं वो सेम टू सेम वापस जाकर सेम टू सेम भले सेट सॉल्व कर दो, पर खुद ही जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों का आंसर मुझे जो भी कमेंट्स में बताएगा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ एटलीस्ट दे आर मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है। आप एफर्ट कर रहे हो कि हाँ आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ ये सारे पीवाईक्यूज, ठीक है। तो मेरे तो मार्क्स ऑलरेडी आ ही जाएंगे, बट आपके मार्क्स के लिए अगर आई एम टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड देन व्हाई डोंट यू आर, ठीक है। तो प्लीज आप सॉल्व करना एंड आंसर बताना, कोई भी डाउट हो तो वो पूछना। तो अब हम मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।